नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 1 दिवसीय रायबरेली दौरे को लेकर और दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे हाथरस भगदड़ कांड को लेकर। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती को लेकर हम उस पर बात करेंगे। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ एक बार फिर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये दूसरा दौरा है। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिले के लोगों में भी उत्साह है। आपको बता दें रायबरेली हमेशा से ही राहुल गांधी की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर स्थान रखती है। इसका जिक्र उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी किया था। ऐसे में उनके आगमन को लेकर जिले में विशेष तैयारियां की गई हैं और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का माहौल भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी का ये दौरा जिले के विकास और संगठन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसा है। राहुल गांधी नकली हिंदू हैं, ऐसा उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय जनेऊ पहनते हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस पर सियासत भी हो गई है। गांधी कुछ समय पहले हाथरस गए थे, वहां के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जाना चाहिए उनको, उनका क्षेत्र है, उनको आना जाना चाहिए। इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है। हाँ, मैंने सुना है कि वो मंदिरों में भी पूजा अर्चन कर रहे हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। अपने स्वार्थ के लिए जनेऊ चढ़ा लेना, टीका लगा लेना और फिर बड़े मंचों से पूरे हिंदू समाज को गाली देना, तो ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। उनके अनुसार हिंदू हिंसक है, इस पर हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं। असल में उनको पता है नहीं कि सनातन है क्या, हिंदू धर्म क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं। ये तो राहुल गांधी ना उनके परिवार को कभी कोई पता लगा। ये तो अभी तक अपने नहीं सिद्ध कर पाए कि वो हैं क्या, तो उनसे हम लोग ऐसी उम्मीदें नहीं करते। चलिए, इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो 1 दिवसीय दौरा है, रायबरेली पहुंचे हैं और इसको लेकर जो है सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी बयान सुना है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से राहुल गांधी की सक्रियता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देखने को नजर आ रही है, वो अपने आप में एक कह सकते हैं आश्चर्यपूर्ण जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो वहां के सांसद हैं और सांसद के नाते उनका लगातार क्षेत्र में आना जाना तो बने रहेगा। लेकिन चूंकि आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अमेठी, चूंकि उनका पूर्व में संसदीय क्षेत्र रहा था और रायबरेली तो पहले भी बहुत कम जाते थे, तो वो नहीं जाते थे। इसको लेकर के कहीं कहीं जो है विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी कैसे जो जा रहे हैं उनको अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन कुछ उनके क्रियाकलापों के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष कटाक्ष कर रहा है, जिसमें उनके जनेऊ पहनने को लेकर के उनके मंदिर जाने को लेकर के लगातार जो है आवाज सत्ता पक्ष आवाज उठाता है, भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है। कहती वो जब समय आता है तब वो जनेऊ वाले सत्ता के मंत्री बन जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं या ब्राह्मण बन जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो सेकुलर हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी बयानबाजी अक्सर उनके बारे में होती है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी की जो संसद जो दौरा है उनका संसदीय क्षेत्र में, वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, वो उसमें क्या राहुल गांधी कांग्रेस को कुछ सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन में, उसकी क्या तैयारी होगी, उस पर क्या जो है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस क्या नीति अपनाएगी, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है क्योंकि 2027 का चुनाव भी बहुत ज्यादा 2 साल बचे हुए हैं, 3 साल बचे हुए, उसकी तैयारी शुरू
करेंगे, कांग्रेस शुरू कर रही है। साथ साथ में अभी तो उपचुनाव है। उपचुनाव वैसे तो 2 और 3 सीटों के उपचुनाव हर प्रदेश में होते हैं, लेकिन इस बार 10 सीटों पे उपचुनाव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और 10 सीटों के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, ये देखने समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी जड़ें उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में लगी है। राहुल गांधी भी कहीं कहीं ये मैसेज देने में लगे हुए हैं कि हम भगवान के भी भक्त हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम गॉड को भी मानते हैं, हम गुरु को भी मानते हैं। तो ये सेकुलर की जो भूमिका राहुल गांधी बना रहे हैं, साथ साथ में उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं, उस स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका ये दौरा बहुत ही सही रहेगा। दूसरी चीज, चूंकि वो सांसद है, उनका क्षेत्र है, तो वहां तो आते जाते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपको बता दे सवाल तो उठाती है राहुल गांधी के बयानों को लेकर के, राहुल गांधी के जो है क्षेत्र में जाने को लेकर के। अभी हिंदू हिंसक होते हैं, वो भी बयान काफी रहा। आज अनिल राजभर ने उनके जो है बयान पे चुटकी ली, उनके जो है दौरे पे चुटकी ली। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जो है राहुल गांधी जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पर थोड़ा बहुत जो है कटाक्ष जरूर करती नजर आ रही है। जी अनूप, जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है और राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी क्या इस दौरे के तहत जो है चर्चाएं की गई होंगी या फिर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे, क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई होंगी? जी बिल्कुल, हम आपको नौजी बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी क्षेत्र में आए हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले वो मंदिर गए, फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक की। तो जो उपचुनाव है, उपचुनाव जो कि 10 सीटों पर है, तो उसके बारे में जरूर कोई कोई जरूर चर्चा होगी। संगठन के लोग हैं, अब संगठन के जो लोग हैं कहीं न कहीं वो भी ये चाह रहे हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चूंकि कुछ मजबूत स्थिति में आई है, 6 सीटें उसकी आई हैं, तो 10 सीटों में एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 2 सीटें जरूर कांग्रेस चाहेगी कि आपको मिले जिस पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि 5 सीटें भाजपा और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस अपनी स्थिति वहां पे मजबूत करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में जिस तरीके से इंडिया अलायंस को फायदा मिला है 33 सीटें, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जो मिली हैं, तो उससे कहीं उत्साहित है और ये उत्साह होना भी चाहिए। और कहीं कि कांग्रेस को उसमें जो है अपने आप को स्टैंड भी करना चाहिए कि अगर कांग्रेस जो है ठीक स्थिति में आती है और नेशनल पार्टी है, 99 सीटें उनकी लोकसभा में है, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं उनको जरूर इंडिया गठबंधन में शामिल होना है। उनको 2 से 3 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। अब कितनी सीटें देती है तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और जिस तरीके से 2024 को लोकसभा चुनाव में जिस उनका प्रदर्शन रहा है, उसके बाद कहीं न कहीं उनकी छवि में भी सुधार हुआ है और कहीं न कहीं उनका कद भी बढ़ा है। और नेता प्रतिपक्ष के बारे में तो ये कहा जाता है कि पीएम इन वेटिंग की एक जो है संज्ञा दी जाती है, तो वो पीएम इन वेटिंग मटेरियल है कि नहीं ये समय बताएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में है। और तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में ना उनको जो है लोकतंत्र में बुलाया जा सकता है, न चुप कराया जा सकता है और ना ही उनको इग्नोर किया जा सकता है, ना उसको भाजपा कर सकती है, ना ही कोई विपक्षी दल कर सकता है। तो आज के टाइम पे सांसद के तौर पर राहुल गांधी का जो रायबरेली दौरा है महत्वपूर्ण दौरा है। अमेठी भी उनकी सीट है जहां से जो है केएल शर्मा सांसद है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं चूंकि उनकी एक पुरस्तानी सीट भी कही जा सकती, परंपरागत सीट कही जा सकती है, तो ये एक जरूर कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा और राहुल गांधी के लिए भी भविष्य की राजनीति के लिए ठीक रहेगा कि वो अगर जो अपने क्षेत्र में आते जाते रहते हैं तो एक फायदा रहेगा, जनता में मनोबल और जो कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल बना रहेगा। दूसरा, जो विपक्ष को मौका न मिले, अक्सर करके राहुल गांधी जब लोकसभा सांसद थे अमेठी में, तो उनके बारे में बैनर पोस्टर और लगते थे कि राहुल गांधी गायब है, वो गायब होने की एक रिपोर्ट तक दर्ज कराई गई थी। ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी। चलिए ठीक है, दोबारा विपक्ष को न मौका मिले, उस पर कहीं कहीं राहुल गांधी अपने आप को सिद्ध करते हुए देखे जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर जो है आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। चलिए इसी बीच अब जो है दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड के बाद
गठित एडीजी जोन आगरा और मंडल आयुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट में मामले में गहन जांच की जरूरत बताई गई है। हाथरस दुर्घटना आयोजकों की लापरवाही हुई है। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था और स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अफसरों को समुचित जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ को तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग भी कार्रवाई शुरू कर चुका है। इस बीच अखाड़ों ने हाथरस कांड से सुर्खियां छाई हुई हैं। वहीं आपको बता दें, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैकलिस्ट किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। सभी 13 अखाड़ों के बीच इसकी सहमति बन चुकी है। कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को होने जा रही बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। मेला अधिकारी को कहा जाएगा कि इन ढोंगी स्वयंभू बाबाओं को मेले में बसने के लिए भूमि और सुविधाएं न दी जाएं। चलिए इस पर क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। भागलपुर दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसी खबर पर भी हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनूप, देखा जाए तो हाथरस में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद से जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। तो इसी के मुद्देनजर देखा जा रहा है कि जो रिपोर्ट जो है आई है उसके आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित किया गया है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? नवजीत, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है एसआईटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो गई है। कल वो प्रस्तुत कर दी गई थी और जिसका इंतजार था वो आज जो है पूरा हुआ है। आज सुबह जो है मुख्यमंत्री के समक्ष वो एसआईटी की रिपोर्ट खोली गई, जिसमें आपको बता दे कि जो स्थानीय प्रशासन और जो मुख्य आयोजक है, मुख्य आयोजक जिन्होंने कार्यक्रम कराया था वो जो है मुख्य आयोजक इसके दोषी पाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी दोषी पाया गया है और प्रशासन के जो अधिकारी है उन्होंने कुछ अधिकारियों को जो यथास्थिति की जानकारी भी नहीं दी। प्रशासन ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि आखिर इतने लोग भीड़ आ रही है और कितने लोग और भीड़ में आने हैं, जितनी उन्होंने परमिशन दी 80,000 लोग की, जबकि वो अंदाजा पहले से ही था कि करीब 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख के करीब आ रहे हैं। और इसी के तहत आपको बता दें कि सीओ, एसडीएम और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई है। साथ साथ में अन्य भी कार्रवाई होने के अंदेशा नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे थे और इसको लेकर के लगातार वो कह रहे थे कि यदि कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इस एसआईटी रिपोर्ट में और कुछ खास बातें आ रही हैं, जिसमें मुख्य आयोजनकर्ता और साथ साथ में जो अधिकारी, अभी तो प्रथम दृष्टया आपको बता दें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन जैसे ही इस एसआईटी में अभी और भी लोगों के नाम आने बाकी है, जो और लोगों को भी ये गाज गिरती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा न हो, इसके लिए भी उस रिपोर्ट में जो है सुझाव दिए गए हैं कि जब भी किसी ऐसे बड़े आयोजन होते हैं तो आयोजनों में कुछ नियम बनाए जाए, एक जिस नियमावली के अंतर्गत उसको परमिशन दिया जाए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है नवजीत की जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो केवल आयोजक ही नहीं, प्रशासन दोनों को जिम्मेदार मानती है। और पहले से भी ये सवाल उठ रहे थे कि जो प्रशासन है और उसकी लापरवाही की वजह से भी ये कहीं न कहीं दुर्घटना रही। वही आपको बता दें कि जो बाबा है, बाबा पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, ना ही उन्हें अरेस्ट किया गया है। जो इसका प्रतिक्रिया ये देखने को मिल रही है कि जो संत समाज है वो भी अब सामने आ गया है। संत समाज
कुंभ मेला 2025 में जो कुंभ मेला होने वाला है उसमें उन्होंने मेरा एक बैठक की गई। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस तरीके के जो बाबा होते हैं उनको कुंभ मेला में करीब करीब 20 ढोंगी बाबाओं का एक लिस्ट बनाई गई है। उसमें मेला अधिकारी को ये निर्देश दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इनको कुंभ मेला में ना कोई जमीन आवंटित की जाए, ना ही इनको कोई टेंट सिटी बना के दी जाए, क्योंकि इनके द्वारा लगातार इस तरीके से धर्म के खिलाफ जो है बोला जाता है और ये आडंबर फैलाया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है। उसको रोकने के लिए जो संत समाज भी आगे आ रहा है कि भविष्य में इस तरीके से कोई घटनाएं न हो, क्योंकि जो बाबा है, वैसे तो बाबाओं के बारे में आपको बता दें कि जो हमेशा पहले बाबा पहाड़ों में कंदराओं में रहते थे, जो दुनिया से विरक्त रहते थे, लेकिन आजकल के कई ऐसे बाबा जो हमारे समाज के बीच में रहते हैं, बड़े बड़े जगहें होती हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ आती है, और उस भीड़ को संभालने के लिए जो जिला प्रशासन की मदद ली जाती है, ऐसे संभव नहीं कि ऐसे जो कार्यक्रम कराए जा सके। लेकिन झूठ बोलना, प्रशासन को गुमराह करना या विश्वास को फैलाना, जैसे कि रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि उनके चरण रज को लेने से संबंधित जो बयान उनका हुआ था कि जो शरण रज लेगा उससे कहीं न कहीं उसके जो है कष्ट मिट जाएंगे। इस तरीके की जो घटनाएं होती है, अफवाहें होती हैं, उससे कहीं न कहीं जो है समाज को बड़ा नुकसान भी होता है और जन हानि भी होती, जैसा कि इस 2 तारीख की घटना में देखने को मिला कि 121 लोग की जाने गए। जी चलिए अनु, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खबरों पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा गया है कि 13 अखाड़ाओं के तहत जो है 20 बाबाओं को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन किया है, जहां छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कवर्धा जिले में पंडरिया में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सख्ती में बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन होता है, उसके बाद भी बिजली दरों में बढ़ोतरी और कटौती की जा रही है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। पूरे छत्तीसगढ़, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा या राजनांदगांव या रायगढ़, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी या हमारे नेता विपक्ष के नेता हमारे चरणदास महंत जी के नेतृत्व में आज जांजगीर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में आज बिजली बिल और सरकार को हम लोग जो है धरना के माध्यम से बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आज यहाँ पर आई है तब से गरीब कितना परेशान है, किसान कितना परेशान है। आज एक तरफ जो है जिस प्रकार से हमारा जंगल कट रही है, छत्तीसगढ़ में हमारे जो जांजगीर जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, ये जो है जो नदी अपने जो नहर से हम लोग अपासी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जंगल काटा जा रहा है बिजली के नाम से, अब वहीं पर बिजली के रेट को बढ़ाया जा रहा है, ये कहाँ के न्याय है। इसलिए हम जो है हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे चरणदास महंत जी, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे जितने भी नेता पूरे प्रदेश में धरना आंदोलन के माध्यम से आगाह किए हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अगर इस प्रकार से गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा तो अगला जो है उग्र आंदोलन करेंगे। धरना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस स्तरीय धरना था जो यहाँ जिला कांग्रेस ने कराया था। मुख्य रूप से हम लोग पूरे प्रदेश में जो बिजली का दर बढ़ाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजली बिल में जो बढ़ोतरी सरकार ने की है उसको वापस ले। दूसरी बात, ये हमारे ग्रामीण जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का जो सुझाव दिया है या खरीद रहे हैं, वो सिर्फ हमारे आंखों में धूल झोंकने का कार्यक्रम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा, हर दिन यहाँ बिजली गोल हो रही है। तो आपने सुना और देखा भी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह जगह पर विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कवर्धा की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि कवर्धा जिले के पंडरिया में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
चलिए, हमारे साथ प्रहलाद साहू इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रहलाद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन करे, विरोध करे, क्या कुछ स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं इस वक्त? जी प्रहलाद, चलिए, प्रहलाद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि बिजली बढ़ोतरी को लेकर, दरों में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में जगह जगह कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। और आपको बता दें कि कवर्धा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। कवर्धा जिले के पंडरिया में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और साथ ही आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी खबर पर हमारे साथ प्रहलाद साहू जुड़ चुके हैं, संवाददाता कवर्धा से। प्रहलाद, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कवर्धा में अभी क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। जी प्रहलाद। जी, जिस तरीका से बिटौती हो और अभी वर्तमान में किसानों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, उसी तो धरना प्रदर्शन है, वही को लेकर एसडीएम के नाम विज्ञापन सौंपा है और साथ में यह भी कहा है कि अगर बिजली कटौती दूर नहीं हो तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा 3 करोड़ की राशि जो पूर्ववर्ती जो सरकार है 3 करोड़ था, जिसमें 21 कामों को पेंड छोड़ दिया गया, जो काम है उसमें भी आंदोलन किया गया है। चलिए प्रहलाद, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन होता है, उसके बाद भी बिजली दरों में बढ़ोतरी और कटौती की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस जो धरना प्रदर्शन करे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। चलिए, इसी के साथ अब बात करेंगे चौथी और अंतिम बड़ी खबर की। खबर मध्य प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ एक बार फिर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरने वाला है। प्रकोष्ठ अध्यक्ष जयराज सिंह चौहान ने बताया कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। सफाई कामगारों के हित और अधिकारों के विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य कर्मचारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। वहीं सफाई कामगार प्रकोष्ठ की मुख्य मांग है कि कोरोना काल में मृत हुए सफाई कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियां की जाएं। गंदगी में काम करते समय कर्मचारी बीमार हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें जोखिम भत्ते के नाम पर 5,000 रुपए की राशि भी दी जाए। वहीं सफाई कर्मी को टेक्निकल का भी दर्जा दिया जाए, इसकी मांग जो है वो कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। 2-3 सालों से संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर दलित और अनुसूचित जाति बस्तियों में, सफाई कामगार बस्तियों में विरमण कर रहे हैं। वहां लगातार देखने में आ रहा है भाजपा की सरकार में अनुसूचित जाति, दलित, खासतौर पर सफाई कामगार वर्ग के साथ काफी अत्याचार बढ़े हुए और जिससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण भाजपा सरकार का बदस्तूर सभी नगरीय निकाय, नगर पालिकाओं में जारी है। 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय, नगर पालिका, जिला, तहसील में कार्यरत सफाई कामगार वर्ग जो विगत काफी दिनों से त्रस्त है, उनके प्रमुख बिंदुओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनके निवास पर विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जो कि एक शोषण की प्रक्रिया कर दी है, कोई कैटेगरी संवैधानिक नहीं है, विनियमित। दूसरी, ठेका और आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म करें। नगरीय निकाय और नगर पालिका अपने व्यय पर उनकी भर्ती करें। तीसरी मांग जो प्रमुख है, वे कोरोना काल में जब संपूर्ण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ये सफाई कामगार वर्ग अपनी जी जान और निस्वार्थ सेवा से लगा हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में इनको स्टाइपेंड 10,000 रुपए दिए जाने का वादा किया था, जो कि आज दिनांक तक एक नगरीय निकाय में नहीं दिया गया, दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में मरे हुए सफाई कामगारों को
उनको शहीद का दर्जा और 1 करोड़ की मुआवजा राशि भी दी जाना चाहिए। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्णा, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सफाई कामगार प्रकोष्ठ एक बार फिर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरने वाला है। क्या कुछ इनकी ये मांगे हैं और अभी किस तरीके की जो है चेतावनियां दी जा रही हैं, क्योंकि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा? जी कृष्णा। कृष्णा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। सफाई कामगारों के हित में अधिकारियों को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य कर्मचारी के साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जो है कृष्णा शर्मा जुड़े हैं। कृष्णा, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये 11 सूत्रीय मांगे हैं और ऐसा जो है खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा 10 जुलाई को। जी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करने कल सफाई कामगार प्रकोष्ठ जाएगा, कांग्रेस का एक दल जाएगा और अपनी मांगों को रखेगा। सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी काल कल्पित हुए हैं उनके लिए अनुदान राशि की मांग की है। वहीं 1 लाख अतिरिक्त सफाई कामगारों की भर्ती की जाए, ये मांग की है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो सफाई करते हैं कहीं नगर पालिका या नगर परिषद में, तो उनके साथ जो अस्वस्थ हो जाते हैं उस समय गंदगी साफ करते हुए, उनके लिए अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। तो 11 सूत्री मांगों को लेकर कल सीएम हाउस का घेराव करने ये प्रकोष्ठ जाएगा और अपनी मांगे मुख्यमंत्री से करेगा। चलिए, बिल्कुल कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि कांग्रेस सफाई कामगार प्रकोष्ठ एक बार फिर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने वाला है। प्रकोष्ठ अध्यक्ष जयराज सिंह चौहान ने बताया कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।